आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर यानी नाभिकीय भट्टी के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि नाभिकीय भट्टी क्या होता है, तो नाभिकीय भट्टी एक प्रकार का संयंत्र है, प्लांट है, यानी एक ऐसा फैक्ट्री समझ लीजिए आम भाषा में, जहाँ पर विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन यहाँ नाभिकीय रिएक्टर जो है, जहाँ पर हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, तो इस नाभिकीय रिएक्टर में अगर हम लोग देखें तो फ्यूल के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस श्रृंखला अभिक्रिया की भी दो प्रकार होते हैं, नियंत्रित कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित। तो नियंत्रित अभिक्रिया जिसमें कैडमियम या बोरम या D2O को लगाकर ऐसे पदार्थों को इस्तेमाल करने से अवांछित जो दो न्यूट्रॉन होते हैं उसको इस अभिक्रिया से हटाकर और एक न्यूट्रॉन से एक नाभिक को तोड़ा जाता है और ये नाभिकीय नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है। और इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? ऊष्मा प्राप्त किया जाता है और ऊष्मा प्राप्त करके फिर पानी को गर्म किया जाता है और उसके जो स्टीम तैयार होते हैं उससे, यानी भाप का जो झोंका तैयार होता है, उससे टरबाइन को नचाकर फिर आर्मेचर से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो इसका क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा ये क्लास तो आप इस क्लास को देखिए और समझिए और फिर तभी एक क्लास को आप कीजिए। तो आइए इस नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जो हमने देखा है, इसके पहले एडवांटेज को देख लेते हैं, लाभ को देख लेते हैं, लाभ क्या है। तो इसमें अगर हम लोग समझ में पहली अगर बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं लार्ज अमाउंट, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या कह सकते हैं, एनर्जी। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था आपको कि अगर एक आप कोयला का दहन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी और 1 kg यूरेनियम का अगर करते हैं नाभिकीय विखंडन, तो इसमें दोनों में करोड़ों डिग्री ऊर्जा का अंतर होगा। इस पर भी मैंने एक क्लास बना रखा है, आपको दे रखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या अंतर है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। अगर आप मिस कर गए हो तो इस क्लास को हमारा देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, केमिस्ट्री के प्ले स्टोर में और फिजिक्स के प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि यूरेनियम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर E बराबर mc², m का मतलब द्रव्यमान और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग रख के इसको मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है, यानी यह ऊर्जा बहुत मात्रा में दिया जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1 kg यूरेनियम के विखंडन से जितनी एनर्जी मिलेगी वो आपका करोड़ों जूल ज़्यादा होगी आपके कोयले के तुलना में, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिनों तक और बहुत बड़े पैमाने पर हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं इस नाभिकीय भट्टी में। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, लाभ है नाभिकीय भट्टी का, कि हम कम ईंधन खर्च करके बहुत अधिक मात्रा में, लाखों गुना करोड़ों गुना अधिक मात्रा में विद्युत धारा की आपूर्ति की जा सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि सारे इंडस्ट्रीज़ और हमारे सारे वर्क आजकल क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग मोर, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी की उत्पत्ति करने के जो हमारे सिद्धांत है, तौर तरीके हैं, इसमें देखा जाए तो नाभिकीय रिएक्टर आपका काफ़ी मददगार है। ये बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा की उत्पत्ति करने में सक्षम है। दुनिया में फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर से, नाभिकीय भट्टी से विद्युत धारा की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है। दुनिया में जापान में भी होती थी, जिसको हाल फिलहाल में रोक दिया गया है बहुत सारे घटनाओं की वजह से, संभावित घटनाओं की वजह से। अब अगर हम लोग ये पहला पॉइंट को समझ गए हों
तो अगला हम दूसरे पॉइंट को चलें। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें इस नाभिकीय भट्टी की खासियत अगर देखें तो देयर इज़ नो नीड फॉर पुटिंग इन न्यूक्लियर फ्यूल अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। फ्यूल कैन बी लोडेड फॉर 2 और 3 ईयर्स एट अ टाइम। इसका मतलब यह है कि आप देखते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन यानी ताप विद्युत संयंत्र यानी जहाँ से कोयला जलाकर पानी को गर्म करके और फिर विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, वहाँ पर हमेशा कोयला बोझा जाता है, यानी बड़ी मात्रा में कोयला की आपूर्ति की जाती है और हमेशा उसके चैम्बर में डाले जाते हैं और उसके दहन से फिर ये उष्मा निकलती है और उस उष्मा से पानी को गर्म किया जाता है, पानी से भाप तैयार किया जाता है, भाप से फिर टरबाइन को नचाया जाता है और फिर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। ये बहुत बार बार ईंधन लोड करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इस नाभिकीय भट्टी में आप एक बार में इतना ईंधन लोड कर दीजिएगा कि 2 से 3 वर्षों तक ये लगातार विद्युत का उत्पादन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आप हम देख सकते हैं कि ये भी इसके बहुत बड़े फायदे हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेज। सुना आपने क्या? इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेज, या किसी प्रकार के हरित गृह प्रभाव वाले गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, मीथेन गैस जो होते हैं, CFC जो होते हैं, आपके जलवाष्प होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके लिए जिम्मेवार है, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं और ये वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं और अवांछनीय परिवर्तन भी लाते हैं। तो हम देखते हैं अगर कि इस एडवांटेज के तौर पर इसके, तो इस नाभिकीय रिएक्टर में इस प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस किसी भी तरह से नहीं निकलते हैं, इन गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस का नाभिकीय रिएक्टर का फायदे हैं, एडवांटेज है। अगर अब हम लोग बात करें कि इस नाभिकीय रिएक्टर का नुकसान क्या है, हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आइए लेट अस स्टार्ट हम लोग अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, हानियाँ क्या है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हर सिक्के के 2 पहलू होती है, एक लाभ वाले पक्ष तो एक हानि वाले भी पक्ष होते हैं। ये दोनों ध्यानों को देखना पड़ता है। आप अक्सर देखते हो ना कि बहुत खूबसूरती दिखती है ना जहाँ पर, तो जुबान खुलती है ना तो कुछ और दिख जाती है। तो वही हालत है इसके भी, यानी हर चीज़ की 2 पहलुएँ होती हैं कि आप इसके फ़ायदे तो गिना दिए, बहुत फ़ायदे हैं तो बहुत हानियाँ भी हैं। इसकी सबसे बड़ी अगर हानियों की हम लोग बात करें तो इट ऑलवेज प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एज वेल एट द बेस्ट मटेरियल ऑफ दिस सब्सटेंस इन विच वी यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट दैट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये नाभिकीय भट्टी में जो ईंधन, अगर हमने ईंधन इस्तेमाल किया, ये ईंधन क्या होता है U-92-235 और ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो इस प्रकार के रिएक्टर से, ताप संयंत्र से, प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल प्राप्त होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल जो है, ये आपका वेस्ट मटेरियल करता क्या है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। अब ये रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो सक्रिय प्रदर्शित करने वाले तत्व होंगे, तो आप जानते हैं अल्फा बीटा जैसी खतरनाक किरणों का उत्सर्जन करेंगे, गामा जैसे किरणों का उत्सर्जन करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से यह डिसएडवांटेज भी है कि रेडियो सक्रिय तत्व विकिरणों का ये उत्सर्जन करेंगे, तो ये तो सजीव प्राणी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये सजीव प्राणी के लिए नुकसानदेह किरणों का भी उत्सर्जन करते हैं। तो ये तो दोस्तों डिसएडवांटेज भी हो गया जितना इसका एडवांस देख रहे हैं। हाँ, इसके हम लोग आज के डेट में बहुत हाई लेवल के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इसके खतरे को कम कर पाए हैं। बट रिसेंटली वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट लाइक दिस रेडिएशन। हमारे संसार में इसके रेडिएशन के कई प्रकार के हमारे घटनाएं
घट चुकी है, जो आप जानते हैं एक चेरनोबिल, ठीक है ना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ठीक है ना, दुर्घटना आप सब जानते होंगे, जो यूक्रेन में घटी थी, यानी रूस के पार्ट में आप सदियों पहले। तो ये अगर हम लोग दशकों पहले, सदियों पहले नहीं, 2 दशक पहले की जस्ट बात है। तो ये अगर देखें चेरनोबिल परमाणु जो रिएक्टर में ये हानिकारक जो इमिटिंग हुए थे, यानी उत्सर्जन हुए थे, इससे बहुत जान माल की क्षति हुई थी। और ये रेडिएशन आज भी वहाँ के वातावरण में देखी गई है, जो जीवों में अपंगता प्रदर्शित करती है, बहुत सारे परिवर्तन अवांछनीय लाती है सजीव प्राणियों में। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी हैं इसके। साथ ही साथ फुकुशिमा में भी घटी थी, जापान के फुकुशिमा जो शहर है वहाँ पर भी 2010 से बिफोर अगर हम लोग देखें या उसी के आसपास। और जापान सरकार ने हाल फिलहाल में कुछ वर्ष पहले यह निर्णय लिया कि हम परमाणु नाभिकीय रिएक्टर को हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि जापान जो है वो तटीय देश है और वहाँ वोल्केनो वो विस्फोट होते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। यानी आपका देखें वहाँ पर तो डेली के डेली 3-4 बार भूकंप आते हैं। जापान एक ऐसा देश है इस संसार में जहाँ पर प्रतिदिन 3 से 4 बार भूकंप आते रहते हैं। यानी दुनिया का एकलौता देश है जापान, जहां एक वर्ष में औसतन 1000 बार भूकंप आते हैं और प्रतिदिन 3 से 4 भूकंप आते ही रहते हैं। सोचिए कि वहां का जीवन कैसा होगा। इसीलिए वहां पर आमतौर से कागज़ के और लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। खैर एनीवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज में देखेंगे तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इमिट करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, हानि है। अब अगर हम लोग इसके बात देखें तो ये जो हम लोग बात करें तो ये हमेशा ये तो छोड़ेंगे ही, और इस तरह की घटनाएं होना भी कब घटित हो जाए ये इसका डर हमेशा बना रहता है। यानी रिस्क भी होता है, हमारे पास क्या होते हैं, रिस्क भी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा है कि ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए जो सभी देशों में मौजूद नहीं है। अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो फिर इतने बड़े हादसा होने की संभावना रहेगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका और कोई डिसएडवांटेज है क्या, तो हाँ दोस्तों, इसका एक और डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत महंगा होता है। इंस्टॉलेशन कहने का मतलब यह है कि इस प्लांट को स्थापित करने में कहीं पर भी बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत पैसा लगता है। यानी दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिग इन्वेस्टमेंट, यह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की मांग करता है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो इस तरह के देख पाते हैं कि यह रिस्क भी है, इसके से अल्फा बीटा जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, किरणों का उत्सर्जन हो सकता है, और साथ ही साथ इसका इंस्टॉलेशन स्थापना भी बहुत कॉस्टली है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, किंतु इस सब डिसएडवांटेज के बावजूद आज हमारे भारत में भी और पूरे संसार में भी आज हमारा न्यूक्लियर एनर्जी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके प्रति हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। और देख रहे हैं कि भारत में भी आए दिन नए नए संयंत्र लग रहे हैं। अगर हम लोग भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में तारापुर में, ठीक है ना, एक परमाणु रिएक्टर है भारत के किस शहर में, तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक आपका है, उसके बाद एक राणा प्रताप सागर आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर ये आपका महाराष्ट्र में है और ये आपका राजस्थान में है। आप ध्यान रखेंगे ये बातों को, क्योंकि एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इस नाम का रिएक्टर कहाँ पर है, ठीक है ना, राज्य का नाम या उस पार्टिकुलर जगह का नाम पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब एक आप नाम और सुनने होंगे, कल्पक्कम, ठीक है ना, कल्पक्कम, ये तो बहुत फेमस रहा था कुछ वर्ष पहले, इस पर बहुत सारी विवादें हुई थी और बहुत सारी बातें हुई थी, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ रहता। ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अब एक और फेमस है नोएडा,
ठीक है ना। एक फेमस है नोएडा, वो कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। एक फेमस क्या है नोएडा, ठीक है ना, ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये सबको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कैगा भी है, ठीक है ना, कैगा, वो कैगा कहाँ पर है आपका, कैगा जो है वो आपका ध्यान रखेंगे साउथ की तरफ है, यानी कर्नाटका में है, ठीक है ना, कर्नाटका, ठीक है ना, कर्नाटका में है ये। तो इतना हमारे भारत में नाभिकीय संयंत्र संचालित है। अगर हम लोग बात करें कि इतने नाभिकीय संयंत्र से कितने प्रतिशत भारत की एनर्जी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखने की योग है कि मात्र 2% ऑफ टोटल एनर्जी, 2% ऑफ टोटल एनर्जी, भारत के कुल ऊर्जा खपत का मात्र 2% इन न्यूक्लियर भट्टियों से भारत में प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। अब फिर अगर बात करेंगे तो 70% जो होता है ना वो होता है थर्मल एनर्जी के रूप में। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है ताप विद्युत संयंत्र, जहाँ पे कोयले जलाकर विद्युत धारा की प्राप्ति की जाती है। अब रेस्ट बच जाएगा जो हमारा 28%, तो इसमें आपका आ जाएंगे वाइंड, वाटर एनर्जी, ये सब अदर बायोमास, ये सब हमारे आ जाएंगे। ये सब मिलकर 100% बनाते हैं। और इस डाटा का स्रोत अगर आप देखते हैं कि कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा NCERT से मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। NCERT के आधार पर मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को देख लिया, हमारा नाभिकीय रिएक्टर का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, भारत में कहाँ कहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर हैं, और भारत के नाभिकीय रिएक्टर के कहाँ कहाँ पर यह है, कितनी क्षमता में किसका योगदान है भारत के ऊर्जा उत्पादन में। तो नाभिकीय रिएक्टर का 2% है, थर्मल एनर्जी का 70% है, रेस्ट वाटर वाइंड एक्सेट्रा इनका प्रतिशत 28% है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन और अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1965 में बनाई गई थी भारत में, जिसका नाम था अप्सरा, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या, अप्सरा। ये अप्सरा जो पावर प्लांट बनाई गई थी, यह उस समय 1 मेगावाट विद्युत धारा उत्पन्न करता था और ये 1965 में स्थापित किया गया था।